नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क भर में आज से सीबीएसई 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकज के बाहर तलबा में घबराहट के साथ साथ जोश व खरोश भी देखने को मिला। तमिलनाडु में आज से असेंबली के बजट इजलास का हुआ आगाज। बजट इजलास के हंगामा खेज होने के आसार। चौदह साल पुराने कलेक्ट्रेट हमला केस में अदालत ने रुकने पार्लियामेंट राजा राम सिंह समेत 23 अफराद को बरी किया। अदालत के फैसले पर मिला जुला रद्द। एनआईए ने श्रीनगर में महकमे ज़राअत के रिटायर्ड मुलाजिम नजीर अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा। कई अहम दस्तावेजात जब्त। मुंबई में मुनक़िदा मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने शिरकत की। मौसमियाती तब्दीली, पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर दिया जोर। ऊटी में वाक़े बोटेनिकल गार्डन में 128वें सालाना फूलों की नुमाइश की तैयारियां जोरों पर। 50,000 गमले मुख्तलिफ अक़साम के फूलों से सजाए गए। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज से सीबीएसई 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। दिल्ली में इम्तिहानी मराकज़ के बाहर तलबा में घबराहट के साथ जोश व खरोश भी देखने को मिला। एक तालिब इल्म का कहना है कि ये इसका पहला बोर्ड पेपर है, इसलिए वो कदरे नर्वस है, लेकिन साथ ही जोश और पुरजोश भी है। दिल्ली में इम्तिहानात के पहले दिन तलबा के चेहरों पर एतमाद और उम्मीद साफ झलक रही थी। तैयारी सही है और डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड अंदर से थोड़ी मतलब पढ़ के भी आया हूँ, डर भी लग रहा है कि हो पाएगा, बट कर लेंगे इतना तो है। ठीक ही अंकल, मेरी तो ठीक ही है। अभी तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे तो। फर्स्ट पेपर है। हाँ, पहला पेपर है, थोड़ा डर तो लग रहा है। पेपर को देख के थोड़ा घबराहट होगी, फिर पेपर आसान होगा तो हम कर लेंगे आसान। 10th क्लास के बोर्ड के पेपर देने आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ देना, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम है और बहुत मज़ेदार भी है और मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। हमें बहुत खुश हूँ पेपर देने के लिए। मुझे कोई घबराहट नहीं है। हाँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये लाइफ का पहला चढ़ाव है और हमेशा लाइफ में बढ़ना चाहिए आगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। तैयारी सही है और डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। तमिलनाडु में आज असेंबली के बजट इजलास का आगाज हुआ, जिसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा ऐवान पहुंचे। बजट सेशन के दौरान रियासत की मौशी पॉलिसियों, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर बहस मुतवक्का है, जिस पर सभी पार्टियों की गहरी नज़र बनी हुई है। इजलास के दौरान हंगामे के आसार हैं। तमिलनाडु असेंबली में आज अबूरी बजट 2026-27 की पेशकशी का आगाज हो गया। रियासत के वजीर खजाना ने बजट पेश किया, जिसमें आइंदा माली साल के लिए हुकूमती तरजीहात, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पर तवज्जो मुतवक्का है। इस बजट पर सियासी जमातों और अवाम की गहरी नज़र बनी हुई है। इन्होंने कहा कि शुमाली चेन्नई में तरक्याती काम 6045 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दिए जा रहे हैं। इनके मुताबिक इन मंसूबों का मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, शहरी सहूलियात में बेहतरी लाना और अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करना है। தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் பராமரிப்பின் கீழ் உள்ள 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலான கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களை புதுப்பித்து அவற்றின் செயல்திறனை மேம்படுத்திடவும், தேவையான இடங்களில் உரிய நீர் ஆதாரங்களை புதுப்பித்திடவும் 116 கூட்டு குடிநீர் திட்ட மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக 809 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. திருச்சி, மதுரை, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாநகராட்சிகளில் காவிரி, வைகை, நொய்யல், தாமிரபரணி போன்ற ஆறுகளில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுப்பதற்காக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், விற்பனை பகுதிகள், தெருவிளக்குகள், அழகிய பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன் கூடிய நதிக்கரை மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள 374 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளும் சமச்சீரான வளர்ச்சியை பெறுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கத்தில் இந்த அரசு தொடங்கிய இலட்சிய திட்டமான வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பேருந்து நிலையங்கள் அமைத்தல், குடியிருப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், குடிநீர் வழங்கல், கல்வி மற்றும் மருத்துவ உட்கட்டமைப்பு பணிகள், ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் மேம்பாட்டு பணிகள்,
கடற்கரைகளை மேம்படுத்துதல், மீன் சந்தைகள் அமைத்தல், உடற்பயிற்சி நிலையங்கள், பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு கட்டமைப்பு பணிகள், மின்மயானங்கள் அமைத்தல், துணை மின் நிலையம் மற்றும் மின்மாற்றிகள் தரம் உயர்த்துதல், பலவகை தொழில்நுட்ப கல்லூரி அமைத்தல், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் வழங்குதல் போன்ற பல்வேறு பணிகள் 6045 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள. मोहाली से बड़ी खबर सामने आई है। मोहाली में वाक़ फोर्टिस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई है, जहां पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ज़ेरे इलाज है। इतला मिलते ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। उसको उपरांत ही साड़ी ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ एयर टीम्स ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ARP ਟੀम्स ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਜੀਓਸ ਇਹਦੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸਬੂਟਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, IP ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੇਮ IP ਸੇਮ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਾਲਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ CBSE ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਕਸ ਕਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੂਫ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਸਪੂਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ मारूफ फिल्मी अदाकार और लोकसभा रुकन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने शख्सी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी शनाख्त, नाम, तस्वीर और मशहूर मकालमे खामोश के गैर मजाज इस्तेमाल के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की है। अदालत ने इस मामले में वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अबूरी राहत से मुतल्लिक अपना फैसला महफूज कर लिया, जिस पर तफसीली हुक्म का इंतज़ार किया जा रहा है। बिहार के पटना से बड़ी खबर है। 14 साल पुराने कलेक्ट्रेट हमला केस में अदालत ने रुकने पार्लिमान राजा राम सिंह समेत 23 अफराद को बरी कर दिया। फैसले के बाद साबिक MLA वीरेंद्र कुमार सिन्हा और वकला की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। अदालत के इस फैसले को केस में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। हम पब्लिक का जो साथ जो अन्याय होता है वो न्यायपालिका करती है। ये साबित कर दिया, हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और इनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। पुलिस से इनके साथ जो भी आरोप लगाई थी कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और साक्ष्य नहीं पाया और साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी कर दिया। आज जो भी हुआ है कोर्ट के द्वारा न्याय संगत हुआ है और न्याय का जीत हुआ है। न्याय में हम लोग विश्वास करते हैं, इसलिए ऊपर वाला का भी धन्यवाद हुआ है, इसलिए हम लोग बरी किए। न्याय की जीत हुई है। उस समय भी मांग न्याय की थी। एक मुखिया की हत्या हुई थी, पुलिस निष्क्रिय थी, उसके खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे। निषेधाज्ञा उस समय चूंकि चुनाव आचार संहिता थी, परमिशन लेके वो प्रदर्शन हो रहा था। हम लोग तो खैर प्रदर्शन स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए, कलेक्ट्रेट तक। हम लोग बराबर न्याय के लिए आने वाले दिनों में भी, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, उनके न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का हम उपयोग हमेशा करते रहेंगे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य आप लोगों के दोषी होने के पर्याप्त नहीं मिले और इसलिए आप लोगों को रिहा किया। शिवसेना UBT के तर्जुमान संजय राउत ने कहा कि देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें, लेकिन अगर खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। मैच भी खेलेंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, लेकिन पीछे गले मिलेंगे। ये दोहरी पॉलिसी है। देखो, पाकिस्तान के साथ एक तो खेलो मत, जिस तरह से हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ है
ये देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, फिर भी आप खेल रहे हो। अगर खेल रहे हो तो एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। आप मैदान में दो देश खेल रहे हैं, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो अगर कोई हारता है कोई जीतता है तो उस हिसाब से आपको वहां बर्ताव करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे भी, उनसे हाथ भी नहीं मिलाओगे, फिर उसको गले भी मिलाओगे छुप छुप के, ये कौन सा तमाशा है। मैं पहले भी कहा है, भारत पाकिस्तान की मैच नहीं है, जय शाह वर्सेस पाकिस्तान की मैच है, क्योंकि आप पैसों का खेल ज्यादा है। उसमें से इस पैसे का बेटिंग में गैम्बलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है, बुके के पास। कोई पैसा टेररिस्ट के पास जाता है, आतंकवादी के पास जाता है, वो आतंकवादी हिंदुस्तान में उस पैसे से घुसकर हमको मार देता है। ये मोदी और अमित शाह को मालूम नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए ने श्रीनगर में महकमे ज़राअत के रिटायर्ड मुलाजिम नज़ीर अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जारी तफ्तीश के सिलसिले में की गई, जबकि हुकाम की जानिब से मजीद तफसीलात का इंतजार है। अपने मुतनाज़े बयान के लिए मशहूर कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर एक बार फिर पार्टी के लिए मुश्किल बन गए हैं। केरला और वज़ीर आला पिनराई विजयन से मुतालिक इनके बयान पर कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया, जबकि पार्टी के अंदर से भी इख्तलाफी आवाज़ें सामने आई। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज़ कर दिया है। केरला में अपोजिशन के किरदार और क़यादत पर सवालात के बीच ये बयान सियासी बहस का मरकज़ बन गया है। अपने मुतनाज़े बयानात के बाइस अक्सर खबरों में रहने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर एक बार फिर पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन गए हैं। अय्यर ने एक बयान में कहा कि केरला भारत की वाहिद रियासत है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ी और तरक्की की। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें पूरा यकीन है कि पिनराई विजयन ही अगले वज़ीर आला होंगे। अय्यर के इस बयान ने कांग्रेस को एक बार फिर गैर आरामदेह सूरत हाल में डाल दिया है। इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने पार्टी क़यादत पर नाराजगी जाहिर की और पवन खेड़ा के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें कहा गया था कि अय्यर कांग्रेस का हिस्सा नहीं। As a congressman, at least in every eye except Venugopal's and Pawan Khera's, as a congressman, I want the UDF to win. But as a Gandhian, I am obliged to tell the truth. After listening to the listing of Pinarai's government, not by Pinarai himself, nor by any of his ministers, because their job is to do that. I listened to Mrs. Mary Joseph, whom I'd never met before, and I listened to Mr. V.K. Ramachandran, who I thought was a white-haired V. Ramachandran. And I heard them, and their listing of the achievements of the Pinarai government have convinced me that unless we produce a manifesto that is better than the performance of the Pinarai government. कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस लीडर उदित राज ने यहां तक कह दिया कि अय्यर पार्टी में है या नहीं, इस पर भी सवाल है। सियासी हलकों में इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे बयानात पार्टी के लिए फायदेमंद हैं या नहीं। कांग्रेस से क्यों पूछा जाता है? मणिशंकर जी ने कहा तो उनसे पूछे। और ये तो ईमानदारी का सवाल नहीं है, ये एजेंडा है। इसलिए एजेंडा है कि मणिशंकर अय्यर जी किसी पोस्ट पर नहीं है। तो ऐसे लोग करोड़ों हैं जो पोस्ट पर हम वो बोलते हैं तो प्रश्न नहीं खड़ा होता। जो पोस्ट पर नहीं है वो जब बोलें तो जवाब कांग्रेस दे, आप उन्हीं से पूछिए। अब उसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीटा जा रहा है? Pawan Khera, the ACC spokesman, clarified the matter. He says that Mr. Manishankar Ayyar is not in the party. If he is not in the party, why should I comment? Why should I comment on him? मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। इसका कहना है कि कांग्रेस के अंदर के हालात अब जग जाहिर है, कोई राहुल गांधी को सुनने और मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी में किसी को भरोसा नहीं बचा है। जब प्रथम परिवार के सबसे निकट के दरबारी, सबसे निकट के फैमिली रिटेनर मणिशंकर अय्यर
केरल जैसे राज्य में जहां पर सरकारें ऑल्टरनेट होती है यूडीएफ एलडीएफ के बीच में, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनकर आई है वायनाड की सीट से, वहां पर भी बोलते हैं कि राहुल गांधी उनकी पार्टी को जीत नहीं दिला पाएंगे और फिर से विजयन की ही सरकार बनेगी। हालांकि विजयन की सरकार नहीं बनने वाली है, वहां पर भाजपा की सरकार बनने वाली है, पर यह दिखाता है कि राहुल गांधी में नो कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ दरबारी भी रहे हैं, जो प्रथम परिवार के करीबी भी रहे हैं, उनको राहुल गांधी की क्षमता पर कोई भरोसा नहीं बचा। Mr. Manishankar Iyer is a very senior Congress leader, seasoned leader. He's held many important responsibilities and is generally considered to be very close to the Nehru-Gandhi family. His statement raises several questions. One, perhaps he is unhappy with the Congress party, or he alternatively believes that the Congress party has no leader who can take on Mr. Vijayan's leadership, or he's unhappy with the Nehru-Gandhi family. Whatever be the reason, it doesn't matter to the BJP. The BJP is contesting the elections there on a positive mandate, following what Narendra Modi ji's government does at the center. केरला में कांग्रेस अहम अपोजिशन जमात है, जबकि सीपीआईएम 2 बार से सरकार में है। ऐसे में मनीशंकर का बयान कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहा है। अगर अपोजिशन ही यही कहेगी केरल में बरसर इक़्तिदार जमात फिर हुकूमत बनाएगी, तो अपोजिशन की कारकर्दगी पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। जम्मू कश्मीर में सियाहत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। बीजेपी लीडर सतीश शर्मा ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 17 सियाहती मुकामात का दोबारा खुलना सियाहत के शोबे के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा पैगाम है। ये तो एक अच्छा मैसेज है सबके लिए कि अगर कुछ जगह जिनको क्लोज किया गया था वो आज ओपन हुई हैं तो अच्छी बात है। ये तो अच्छा सिम्टम और अच्छे साइंस हैं, होना भी चाहिए। और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, विशेषकर बिलावर, बसोली, बनी, वो अपर रीजन जो है, वहाँ के ऊपर भी सरकार को और इनको सब देखना चाहिए कि वो भी बड़ा एक टूरिस्ट अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है अगर प्रयास करें तो। बारामती महाराष्ट्र में गन्ने की खेती अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। किसानों के रिवायती तजुर्बे की जगह डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रही है। माइक्रोसॉफ्ट और एडीटी बारामती के इश्तराक से शुरू किए गए फार्म ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट के तहत स्मार्टफोन और व्हाट्सएप के जरिए जदीद एआई टूल्स किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कम वसाइल में ज़्यादा और पैदावार मुमकिन हो रही है। महाराष्ट्र का बारामती गन्ने की काश्त के लिए मशहूर है। इलाके में खेती के अंदाज में अब तेजी से बदलाव आ रहा है। जो फैसले कभी सिर्फ किसानों के जाती तजुर्बे पर होते थे, अब वो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से किए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एडीटी बारामती के साथ मिलकर फार्म ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत स्मार्टफोन और व्हाट्सएप के जरिए मराठी जबान में जदीद एआई टूल्स बराह रास्त गन्ने के किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि वो बर वक्त और दुरुस्त फैसला ले सके। So let me first take the population scale, which is agriculture. We are an agriculture first country, and if you talk about agriculture, the first thing that comes to mind is the unpredictability that the farmers have to deal with. And different crops are, of course, sensitive to different weather patterns, pest attacks, etc. And the information that is available, there's a lot of information that's available, whether it is the satellite data or the soil health data, weather patterns, etc. But it is complex information and not available to farmers, which is really as micro relevant to their farms and to be consumed by them much easier. So we have actually worked with ADT Baramati to bring it live for the sugarcane farmers there, and it's Microsoft Azure Data Manager for Agriculture, FarmVibes.ai and Azure OpenAI models. All of that came together to synthesize this complex information that's available, get the patterns out of it, and provide that information very simply to the farmers in a mobile application or on WhatsApp in the language, in the local language that they are used to. इस मंसूबे में माइक्रोसॉफ्ट के जदीद प्लेटफॉर्म्स और एआई मॉडल्स के जरिए सैटेलाइट्स, मिट्टी के सेंसर्स और मौसमी निज़ाम से हासिल होने वाले पेचीदा डेटा को रियल टाइम में काबिल फ़हम मालूमात में बदला जाता है। किसानों को आबपाशी, मिट्टी की सेहत, पैदावार और कीड़ों के खतरात के बारे में मशवरे मिलते हैं, जिससे वो दुरुस्त वक्त पर डेटा पर मबनी फैसले कर पाते हैं। इसके नतायज अब ज़मीन पर दिखाई देने लगे हैं।
एडीटी बारामती के फार्म ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट ने कई किसानों को कम पानी और कम खाद के इस्तेमाल के बावजूद मजबूत डंठल और ज्यादा पैदावार हासिल करने में मदद की है। Situation where by looking at information from the soil, so using micro sensors in the soil, understanding what the soil content is, how much moisture is there in the soil, what nutrients are in the soil, correlating that with the weather, what is going to happen in the next 3-4 days, what's the right time to sow the seeds, what's the right time to harvest, and integrate maybe the ability to spray your fields with drones, right? So all of that can now be done at a fraction of the cost which would have otherwise taken the farmer, buy a large tractor, buy huge bags of fertilizers, most of it would get wasted because he's got a small tract. Now you can do it on a per hectare basis. The drones know exactly where your farm stops and the others start. So all of that can be done in a precision way. So just from a farmer's input perspective, how he actually increases the efficiency of production. यूं एआई न सिर्फ पैदावार बढ़ा रहा है बल्कि पायदार खेती के तरीकों को भी फरोग दे रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज़राअत में एआई अब महज तजुर्बा नहीं रहा बल्कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने और देही खुशहाली के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। दुरुस्त आबपाशी, ड्रोन के जरिए स्प्रे और मंडी में बेहतर कीमतों की पेशकशी मालूमात तक एआई खेती को ऐसे जदीद साइंस में बदल रहा है जो पहले से ही आगाही फराहम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नाज़रीन, इरोड तमिलनाडु में सुंबो नहर का आलूदा पानी आवाम के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। सनती गंदा पानी बगैर सफाई के नहर में छोड़े जाने से इंसानी सेहत, मवेशियों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इरोड तमिलनाडु में शंभू नहर का आलूदा पानी अब एक संगीन मसला बन चुका है। नहर में सनती इदारों का गंदा पानी बगैर सफाई के छोड़े जाने पर मुकामी लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। आवाम का कहना है कि यह आलूदगी इंसानी सेहत के साथ साथ मवेशियों और फसलों के लिए भी तबाहकुन साबित हो रही है। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक कभी इस नहर में साफ दरिया का पानी बहता था, लेकिन आज ये बदबूदार नाले में तब्दील हो चुकी है। तशवीश की बात यह है कि इस नहर का आलूदा पानी आगे जाकर कावेरी नदी में शामिल हो जाता है, जो लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का अहम जरिया है। Because of this polluted water, lots of people around this area are having cancer. This is cancer capital of Tamil Nadu. So we want the government to clean up this area with some pollution plant and give good water for living of the people. It's a prolonged issue. More than 30 years we are fighting against the polluters. If use this polluted water, some itchings, some leather problems, and so many cancer patients are emerging from this area due to the polluted water. We will drink this water while our goats and our buffaloes are there. तवील अरसे से जारी ये बहरान अब सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। अपोजिशन जमात AIADMK ने रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। சென்ட்ரல் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் போட்டிருந்தா இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் மக்கள் பாதிக்காது. மக்கள் அதனால விவசாயம் பாதிக்குது, மஞ்சள் விவசாயி எல்லா விவசாயம் பாதிக்கிறாங்க. நிலத்தடி நீர் கெட்டு, குடிநீர் கெட்டு போயிடுது. ஆனால் அதை பற்றி இந்த அரசு கவலைப்படுறதே இல்லை. அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் உடனே நடவடிக்கை எடுத்து அந்தந்த கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து இந்த சென்ட்ரல் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போடுறதுக்காக எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணி நிலமெல்லாம் வாங்கி போட்டோம். நிலமெல்லாம் வாங்கி போட்டு இந்த அரசு அப்படியே கிடப்பில் போட்டோம். இது वरीक எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல। दूसरी जानब बरसर इक़्तिदार DMK का कहना है कि गैर कानूनी पानी के अखराज को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक आलूदा पानी को मरकजी नहर में जाने से रोकने और ज़ेरे ज़मीन पानी को महफूज रखने के लिए एक मुतवाज़ी नहर तामीर की जा रही है। नाज़रीन, ऊटी में वाक़े बोटेनिकल गार्डन में 128वें सालाना फूलों की नुमाइश की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। नुमाइश से पहले बाग में 10 लाख पौधे लगाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि 50,000 गमले मुख्तलिफ इक़साम के फूलों से सजाए जाएंगे। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ऊटी में वाक़े बोटेनिकल गार्डन में 128वें सालाना फूलों की नुमाइश की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। नुमाइश से कबल
पीर के रोज बाग में 10 लाख पौधे लगाने का काम शुरू किया गया। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ इक़साम के फूलों से सजे 50,000 गमले नुमाइश के लिए रखे जाएंगे, जिनमें से कुछ फूल बाहर से भी मंगवाए गए हैं। इस साल की नुमाइश को मजीद दिलकश बनाने के लिए नए डिजाइन और थीम्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। This is in preparation for the 128th flower show coming this May. Last year we had around 7.5 lakh different various flower plants exhibited in this park. This year we are aiming to go for around 10 lakh such plants. Also we have imported around 275 varieties of seeds like liliums, different marigolds like Inca marigold and French marigold, dahlias, etc. And these will all be planted today and we'll make them ready for the upcoming summer season. बोटेनिकल गार्डन के इंतजामिया इस साल फूलों की नुमाइश के दौरान तकरीबन 25 लाख सयाहों की आमद की तवक्को कर रही है। जिला कलेक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता बरस मुल्क भर से 22 लाख अफराद ने इस नुमाइश का रुख किया था, जिसके बाद इस साल मजीद बेहतर इंतजाम किए गए हैं। We are expecting around 25 lakh visitors to botanical gardens. Last year we had around 22 lakhs. Last week we have also done the first planting in rose garden, which we are going to exhibit around 1500 different roses, varieties of roses, and we are expecting around 8 lakh visits to rose garden as well. ऊटी के बोटेनिकल गार्डन में मुनक्किद होने वाली ये फूलों की नुमाइश गर्मियों के मौसम में सयाहों के लिए खास कशिश रखती है। यहाँ मुख्तलिफ थीम्स पर फूलों की दिलकश सजावट, बड़े साइज के फूलों के मॉडल्स, गमलों में सजे पौधे और खूबसूरत बोनसाई भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हर साल ये नुमाइश फितरत और खूबसूरती के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।